नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 मई यानी कि 6 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे हम लोगों का लक्ष्य यही है कि जो भी इस देश के अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ विद्यार्थी है, जहां तक उसको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिल पाती है, कोई मैगजीन नहीं मिल पाती है ऑथेंटिक, उसको ये करंट अफेयर्स हमारा मिले और वो उससे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करे। ठीक है। और दूसरा लक्ष्य क्या है कि आपकी जो भी आगामी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं, अभी पेट का जो है क्या कहते हैं आपका वो आ गया है नोटिफिकेशन, 14 से शायद उसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फिल होने का। तो वहां पर अभी जीके और करंट अफेयर्स का सेगमेंट जो है 20 क्वेश्चन जो है नंबर का है। तो ये भी सेगमेंट आपका इसी से होगा। तो जो भी पेट वाले अभ्यर्थी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उन तक भी ये वीडियो आप लोग प्लीज जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे रिवीजन लास्ट डे का, जो कि आपको करना है जरूरी सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए। अच्छा, रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो जीएस का जो आपका सेक्शन है, जीएस के सेक्शन को भी आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है। आइए, नंबर 1 है भारत 2025 तक श्रीलंका में पर्यटन का प्रमुख स्रोत बाजार बना हुआ है। यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में पर्यटन अभी हाल के वर्षों में बहुत तेजी के साथ क्या हुआ है, विकसित हुआ है। वहां इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है, बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रम दिवस पर, कब होता है श्रम दिवस भैया? 1 मई है ना, विश्व श्रमिक दिवस, ने श्रम दिवस पर कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ एक समझौता पत्र पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक, आगे। प्रधानमंत्री ने केरल में बिजनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 825 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर क्या हो गया है, पहुंच गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और इसमें मार्च 2025 तक सेवा व्यापार भी शामिल है, यानी कि सर्विस सेक्टर का जो भी व्यापार था वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि जीरो इमिशन। क्या? जीरो इमिशन। ध्यान दीजिएगा कि सरकार जो है कार्बन एक्सप्रेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए, यानी कि जो आपका जीरो कार्बन है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसके एवज में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उन पर जो है व्यापक स्तर पर काम कर रही है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। ठीक है। आगे, दादा साहब फाल्के की जयंती हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है। और उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी माना जाता है। तो प्रश्न पूछ रहे थे कि फादर ऑफ सिनेमा किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर दादा साहब फाल्के को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया था, आप यह भी जानते होंगे। इसके अलावा 3 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मैंने आपसे कहा था, लास्ट डे कहा था कि आप लोग जो है मीडिया, यानी कि जो 4th पिलर है आपका मीडिया, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया होता है और मीडिया का योगदान भारतीय लोकतंत्र में कितना जरूरी होता है, वैश्विक लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी होता है, वैश्विक पटल पर सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए कितना जरूरी होता है। ऐसे में मैंने आपसे कहा था कि मीडिया पर प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ में आपके निबंध में भी पूछा जाता है, इसलिए मीडिया वाले सेक्शन को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अब अगर आपने मेरी बात लास्ट डे सुनी होगी और अगर आपने इस पर काम किया होगा तो मुझे यकीन है कि आप एक तैयारी अपनी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। नहीं किए होंगे, गोलगप्पे से बैठे रह गए होंगे तो कुछ हो नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक, चलिए। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? ये है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके अलावा मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल, क्या? जितने भी इंटरनेशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या? जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। क्या? कि इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्या? इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन से हैं, ठीक है, इनकी जो स्थापना वर्ष हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है, कितने मेंबर हैं, यानी कि टोटल जो इसके मेंबर होते हैं वो कितने हैं इसमें, ठीक है, भारत इसमें शामिल है या नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारे फैक्ट जो है
जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो यूएनडीपी हो आपका, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। ये बात आपको ध्यान से सुनना समझना। तो ये टास्क आप लोग प्लीज, हालांकि इस पर मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अब आपने तैयार किया है मैं नहीं जानता हूं। मैं बस आपसे ये अपेक्षा कर सकता हूं कि आपने मेरी बात मानी होगी और आपने इस पर काम जरूर किया होगा। नहीं मानेंगे बात तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने पैर पर सीधे तौर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे, ठीक है। टीचर की अगर कोई नहीं सुनता है तो वो समझ लीजिए 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बात हमेशा आपको सुननी चाहिए, और चौथा व्यक्ति भी होता है, एक आपके मां, एक आपके पिता, तीसरे आपके गुरु यानी कि टीचर, और चौथे अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है या जिस भी रिलेशन में अगर आप हैं, किसी भी तरीके से कुछ खास रिलेशन भी आपका हो सकता है, अगर वो व्यक्ति सही है, अच्छा है, तो उसकी बात हमेशा माननी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। नहीं मानेंगे तो गलती करेंगे आप, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए, तो अब आइए हम लोग पहले आज के क्वेश्चन पे आते हैं। बैसाख समारोह ये भी चर्चाओं में रहा है, और ये क्या है, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ एक विशेष विमान से वियतनाम के हो ची मिन शहर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे? यह यात्रा जो है उनकी 6 से 8 मई तक वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख समारोह के अवसर पर हुई है, और वियतनाम के नेताओं और भिक्षुओं ने पवित्र अवशेष को औपचारिक प्रार्थनाओं के बाद थान टाइम मठ में स्थापित किया है। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म जो अपने आप में एक जो है तेजी के साथ बढ़ता हुआ धर्म माना जाता है, और बौद्ध धर्म को लेकर के आपने पढ़ा भी होगा, और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और यहां से प्रश्न बनता है बहुत सारा, ठीक है। तो भारत से लाया गया यह पवित्र बोधि वृक्ष पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया, और सारनाथ से लाए गए इन अवशेषों को 21 मई तक कई शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात अगर बौद्ध धर्म की आ गई भाई साहब, तो आप टास्क नंबर 2 नोट कर लीजिएगा आज का। क्या? टास्क 2 यानी कि होमवर्क नंबर 2 है आपका। क्या? कि आपको आज पढ़ना है क्या? बौद्ध धर्म। क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म। फिर बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो साथ साथ में क्या पढ़ लीजिएगा? जैन धर्म भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैन धर्म पढ़ेंगे तो साथ साथ में आजकल भगवान शिव बड़े जो है चर्चाओं में रहते हैं, तो भगवान शिव के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी कि शैव धर्म पढ़ लीजिएगा आप लोग। और अगर शैव धर्म पढ़ेंगे तो साथ साथ में जो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है आपका क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, भैया इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में मौर्योत्तर काल में कुछ पे पढ़ लीजिएगा, और गुप्त काल में से कुछ पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बस इतना एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ज्यादा दिमाग इतिहास विषय पर मत लगाइएगा, इतिहास में बहुत एफर्ट लगाएंगे, इसके बाद भी आप प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ एक विशेष विमान से वियतनाम के हो ची चिन्ह शहर पहुंचे, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, यह यात्रा 6 से 8 मई वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख समारोह के अवसर पर हुई, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। तो कोड में देखिएगा कौन सा उत्तर है, तो आपका आएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1 है एंथनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी हाल ही में चुना गया है, और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो कि सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक माना जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में भी। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का पक्षधर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक बार और जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के मामले में खूब तेज है ना। पहले तो ऑस्ट्रेलिया खूब नंबर 1 पे रहा करती थी, आजकल तो नहीं रह पाती है, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे क्रिकेट में रहा करती है, आप लोग जानते होंगे। तो हाल ही में एंथनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया का पीएम प्रधानमंत्री चुना गया है, और भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर है अपने आप में, ठीक है। आप जानते होंगे मैंने कई बार कहा इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। इसके अलावा अगर बात हम लोग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया यह एक विकसित देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिणी गोलार्ध में है। हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि बताओ जो है ऑस्ट्रेलिया उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, या कोई खास लोकेशन पूछ लेगा आपसे, तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महाद्वीप देश और एक द्वीप राष्ट्र भी है, ठीक है। चलिए, यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार है, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप और देश दोनों में माना जाता है। इसके चारों ओर महासागर है, पूर्व में इसके क्या है? प्रशांत महासागर। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, भैया आपके ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और अब अगर हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं, मैप जो है थोड़ा सा इसमें मामला उल्टा सा लग रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया की क्या है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में आपके हिंद महासागर, क्या पश्चिम में क्या आपके हिंद महासागर, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रमुख प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, खूब प्रश्न यहां से पूछता है भाई साहब, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में प्रश्न खूब पूछता है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। क्या है ये, सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। आउटबैक रेगिस्तानी क्षेत्र और आयर्स रॉक, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब वहां के प्राकृतिक स्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही है। यहां पर इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये दोनों फैक्ट आपके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। और ये जो मैंने फैक्ट कहा, ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पर खूब प्रश्न पूछा जाता है आपके, ठीक है। और यह भी याद रखिए कि भाई पूर्व में कौन सा सागर महासागर, पश्चिम में कौन सा है, तो पूर्व में आपके प्रशांत महासागर है और आपके पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर है ऑस्ट्रेलिया के, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए समुद्री सीमाओं की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इंडोनेशिया जो है इसके उत्तर पश्चिम में पड़ेगा, पापुआ न्यू गिनी उत्तर में पड़ जाएगा, पूर्वी तिमोर जो है आपका उत्तर में पड़ जाएगा, न्यूजीलैंड दक्षिण पूर्व में पड़ जाएगा, सोलोमन द्वीप समूह आपके उत्तर पूर्व में पड़ जाएगा और मैनुआद जो है उत्तर पूर्व में पड़ जाएगा। मैप लगाना भूल गया तो मैं आपको दिखा देता, तो एक बार आप लोग फट से जो है अपने उस पे जो है फोन पे मैप ऑस्ट्रेलिया को खोलिए और देखिए कि क्या ये चीजें है कि नहीं है उसमें, ठीक है। और ये याद प्लीज कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है, कोई भी देश माना कि ए नाम का कोई देश है, या भारत ही मान लेते हैं, ठीक है, भारत ही आपका, तो कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, क्या समुद्री सीमाएं, याद रखिएगा समुद्री सीमाएं, ठीक है, समुद्री सीमाएं, और भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, स्थलीय। तो इसलिए जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो यह बात आपको ध्यान देनी है कि उसकी स्थलीय और समुद्री सीमाओं के बारे में आप लोग जरूर देख लिया करिए। कोई भी XYZ देश यहां पर हो सकता है, यह पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। और यहां पर आप लोग कई बार गलती करते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा पूछा है। आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे भाई साहब, इतना जोश में आप आ जाएंगे, पढ़ेंगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, बस सही है जहां आ जाएगी वहीं पर दो वाले को, यानी कि केवल बी वाले को टिक करके चले आओगे खट से, इसके सामने गोला भर दोगे एकदम खुश। फिर आप तो सोचोगे हमने सही कर दिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर मिलाओगे अपने आंसर के से तो आप इसको पाओगे गलत है, क्योंकि आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, लेकिन आपने क्या पढ़ा, कौन सा सही है। तो इस छोटे से शब्द को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस समय जो समय आपके पास बचा है, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने का ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब पढ़िए, तो हाल ही में एंथनी अल्बानीज को ब्राजील का प्रधानमंत्री चुना गया है। इट्स ए राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग, राइट, नो रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ब्राजील का नहीं भाई साहब चुना गया, कहां का चुना गया है, ऑस्ट्रेलिया का चुना गया है ना, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। तो बस ये कथन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप और देश दोनों है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन आपका सही है, ये आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग ही पूछा है, तो विकल्प में क्या हो जाएगा, विकल्प में हो जाएगा केवल एक, क्योंकि यही क्या है आपका रॉन्ग है, तो ए इज द राइट आंसर, बस, ठीक है। चलिए 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन, यह भी चर्चाओं में रहा है और इस पर ऑलरेडी मैंने एक प्रश्न बनाया हुआ था। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर एल मुरुगन, ठीक है, ने 3 मई को मुंबई में आयोजित 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जो है क्या किए, प्रदान किए। नंबर याद रखिए, कौन सा, 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सम्मानित भी किया गया। और इसके अलावा यह कार्यक्रम वेब्स के अंतर्गत, वेब्स समिट अभी हो रहा था, भारत में पहली बार हो रहा है वेब्स, मैंने बताया था। इस पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि जो है पाकिस्तान भारत का मामला चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटरटेनमेंट समिट में भाग लेने। अरे महाराज, वो भी तो समय नहीं है, देश को ठप नहीं करना है, देश की सभी गतिविधियों को चलाना है सुचारू रूप से, ठीक है, चाहे वो कोई समिट हो चाहे कुछ हो, ठीक है। पीएम है तो उनको जाना पड़ेगा। अब वही दिक्कत है ना कि कई बार क्या होता है कि हम ना समझी में कई बार ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिविल सर्वेंट बनेंगे इन फ्यूचर और अभी आप सिविल एस्पिरेंट हैं, ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा,
कभी भी कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष हो, ठीक है, सरकार के एंगेस्ट हमें नहीं बोलना होता। ये बात आप लोग अभी से ध्यान दीजिएगा अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं तो, बिकॉज ऑफ वन डे आपको उन्हीं के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। तो आप, अगर आपसे कहा जाए कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आपसे कहा जाए कि ये योजना है, इसके फायदे और नुकसान बताइए, तब आप बताएंगे। जब से पूछा जाएगा कि भैया बताओ नुकसान और फायदा, नहीं तो आप नहीं बताएंगे, मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, यही थॉट्स अगर आपके भीतर रहेंगे तो आपकी कॉपी में वो थॉट्स क्या हो जाएंगे, झलकेंगे, कि आप जब कॉपी लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो तरीका होगा लिखने का वो अलग प्रकार का होगा, पैनिक हो जाएंगे आप तुरंत, या कुछ और चीजें आप नजर आएंगी। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि अगर आप सिविल एस्पिरेंट हैं, यानी कि यूपीएससी या पीसीएस एस्पिरेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार के एंगेज में कोई भी काम नहीं करना है, ना बोलना है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देना है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है। और दूसरी बात अगर राष्ट्र की हो, समाज की हो अपने, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हो, सॉरी राष्ट्रीय सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की हो, तो वहां पर चुप रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है, राइट। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, ओके। चलिए, यह राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में सामुदायिक मीडिया के क्षेत्र को नवाचार यानी कि इनोवेशन, समावेशिता और प्रभाव के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, ठीक है। ये इसका मेन मोटो है। अब आप बताओ, अगर ये समिट नहीं हो रही होती तो क्या ये जो उद्देश्य लिखा गया, मोटो लिखा गया, ये होता? बेब्स पहली बार होता भारत में, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग उसमें शामिल थे, भारत की ख्याति होती है बहुत, ये सब हमारे देश की जरूरी है। नेगेटिव कमेंट करना अच्छा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। सामुदायिक रेडियो देश के कोने कोने तक नागरिकों से जुड़ने का जो है एक प्रभावशाली क्या है, माध्यम है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बस वर्तमान सरकार एक ही काम नहीं करती है, क्या, बहुत ज्यादा जॉब नहीं निकालती है, गवर्नमेंट जॉब। ये एक खतरनाक काम है, खासकर यूपी गवर्नमेंट तो ठप पड़ी हुई है आजकल। सिपाही को छोड़ दिया जाए वैकेंसी, तो मास्टरों की तो बेचारी तो दुर्गति हो गई, बेचारे मास्टर लोग की तो भर्ती ही नहीं हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, लेकिन दिक्कत क्या है, निकालेगी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली सरकार, कितना निकालेगी? 70,000, 60,000। अरे महाराज, 60,000 इकट्ठे कहाँ निकाल रहे हो? 10-10 करके निकालो, हर साल निकालो। तो बच्चों का क्या होगा कि कंपटीशन का एक रिदम बना रहेगा, उनको होप रहेगी भाई अगले साल ही वैकेंसी आएगी। पीसीएस में आती है 300, 400, 500 वैकेंसी आती है, और प्राइवेट टीचर की वैकेंसी कितनी आएगी? 70,000, 60,000, 72,000। अरे महाराज, काहे इकट्ठे कर रहे हो इतना? कुछ कुछ करके करो। अब नहीं आएगी तो 7-8 साल नहीं आएगी, पता चलेगा बच्चे ओवरेज हो गए, किसी की शादी लगी हुई थी टूट गई, है ना, किसी का कुछ बंधन बंधने वाला था ब्रेक हो गया। क्या मतलब बनता है? भावनाओं के बच्चों को समझती नहीं सरकार, समझना चाहिए भाई साहब। मेरा कोई वीडियो विधायक सांसद देख रहा होगा तो उसको सुनिएगा, काम कीजिएगा, सरकार का फायदा होगा तो नुकसान होगा। चलिए आगे, 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार कब प्रदान किए गए? बताओ भाई साहब, कब प्रदान किए गए? ये प्रदान किए गए 3 मई को। क्या देखते हैं, सही गलत है? ठीक है, बिल्कुल क्या, बिल्कुल सही बात है, गलत बात है? सही बात है, 3 मई को, ठीक है, याद देखिएगा पॉइंट। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब क्या? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। सुना है, पता है ना? तो बस जनता के हित में सरकार को फैसले लेने चाहिए। और जनता में युवा हमारे जो है, यूथ जो है हमारा, बड़ा परेशान रहता है, नौकरी नहीं लगती सरकारी, तो मामला गड़बड़ा जाता है सब। चलिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि हालांकि कोई नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का अधिकार है। किसने कहा? ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आपके जॉन बोल्टन है। इन्होंने कहा है, क्या कहा? कि उन्होंने कहा है कि जो है दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद, मतलब कहा है कि भैया वो ये नहीं चाहते कि दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन अगर आतंकवादी हमला भारत में हुआ है तो भारत को इसका जवाब देने का पूरा हक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी अपनी सिक्योरिटी का मामला है, हम स्वतंत्र हैं और हम अपना निर्णय ले सकते हैं। तो इसी बार जो है कमेंट किया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्थिरता के वातावरण में रहने से और सीमा पार से लगातार आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने से रोका जा रहा है। आप सोचिए, ये बात वहां तक पहुंची है कि भाई यहां पर टूरिज्म को ब्रेक करने के लिए ऐसी गतिविधि की गई। और आप जानते होंगे, अगर जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो जब से 370 वहां पे हटा है, बहुत तेजी के साथ जो है विकासात्मक गतिविधियां बढ़ी हैं, ठीक है। ये बात माननी पड़ेगी,
इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के आप किसी भी पार्टी के आप पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे से इतर आपको सोचना चाहिए कि 370 हटने के बाद वहां पर विकासात्मक गतिविधियां बहुत तेजी के साथ हुई है। और अगर आप डेटा चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर टूरिज्म जो है बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ था। और ये चीजें आप जानते हैं कि किसी को नागुजार लगती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर चीजें की गई और खासकर बहुत अजीब अजीब तरीके से की गई। चल खैर 3 मई 2025 तक अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा का, अब ये अलग पॉइंट है, इसको सुनना ध्यान से जरा, कि 3 मई 2025 तक यानी कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो हैं, और उन्हें 1 मई 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वे अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं, जिससे वे एक साथ 2 महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन बनी है 2 पोस्ट वाली, यह स्थिति दरअसल 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर के समय के बाद पहली बार हुई। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भैया ये जो 2 पद संभाल रहे हैं, इसके पहले किन्होंने संभाला था ऐसा, तो आप कहेंगे हेनरी किसिंजर ने। याद रखेगा पॉइंट, ऐसे फैक्ट कई बार पूछ जाता है। अब आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, आप फट से पढ़ के निकल जाओगे। हर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो उसकी एक एक चीज पर आप बारीकी से नजर रखें, यानी कि खाली फैक्चुअल डेटा पढ़ के निकल गए। इसीलिए यहां पर मैं पूरी पृष्ठभूमि के साथ में डिटेल्स में चीजों को करा देता हूं, ताकि उसका एक कहानी रूप में आपको चीजों को पता चले कि भाई ये क्यों चर्चाओं में है, क्या मामला है। आपको जस्ट मैं ऐसे ही बता देता, ठीक है, यही वाला कथन, तो शायद आप इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैंने यहां पर पहले बताया कि ये क्या भी किस पद पर नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने क्या बोला है, और अभी ये मामला चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखनी इस बात को। चलिए आगे। मार्को रूबियो की नियुक्ति से पहले माइक वाल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके आक्रामक रुख और ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की वकालत के कारण पद से हटा दिया गया था उनको, ठीक है। ये सब पुरानी चीजें हैं। खैर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मार्को रूबियो की नियुक्ति से पहले माइक वाल्ट्ज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तो बिल्कुल सही बात है, थे। उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके आक्रामक रुख और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की वकालत के कारण पद से हटा दिया गया था उनको, ठीक है, हटा दिया गया। तो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025, तो भारत वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किया। याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में स्वामित्व योजना को प्रस्तुत किया। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको। और विश्व बैंक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, पढ़ लेना उसको आप। इस वर्ष विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का विषय है क्या? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि का स्वामित्व और पहुंच सुनिश्चित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना, ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। अच्छा, विश्व बैंक भैया आपके प्रश्न में खूब पूछा जाता है, जरा मुझे बताओ आप लोग इस समय वर्तमान में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जो आपका वर्ल्ड बैंक है ये, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? मुझे तुरंत फट से इसका उत्तर बताइए, ठीक है। एक और इसकी विश्व बैंक की स्थापना वर्ष है, स्थापना, और तीसरा चीज बता दो तो अच्छी बात होगी, वो ये है इसका जो है स्थापना हो गया, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये 3 चीज मुझे जरा कमेंट करके बताओ। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहां है? ये भैया उत्तर दे देना, क्योंकि अभी हो सकता है आप थोड़ा सा आरएस मार के जो है ना दो उत्तर, और हो सकता है कि आपसे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष और स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर पूछ ले, फिर मुंह बन जाएगा गोलगप्पे जैसे, क्या कीजिएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट जरूर कर दिया करिए, ना कमेंट का उत्तर दीजिएगा, ना कमेंट में कीजिएगा, तो कम से कम इंटरनेट पे तुरंत ऑन स्पॉट सर्च कर लो फट से तुरंत कि कौन कौन है इस पे, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है, तीनों चीज। चलिए, कमेंट कर देंगे तो मुझे अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे। यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और विकास भागीदारों को भूमि का स्वामित्व सुरक्षित करने के लिए एक साथ लाने का क्या है, मंच है अपने आप, यह उद्देश्य है इसका। भारत के विश्व बैंक की भूमि सम्मेलन 2025 में भागीदारी वैश्विक ग्रामीण भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये सब पॉइंट इस समय के बारे में लिखा है, मेन ये थीम आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा जी, इसमें होना चाहिए कौन सा कथन सही है, ऐसा होना चाहिए था। देखते हैं एक बार जरा, 5 से 8 मई तक हुआ है ये, देखते हैं जरा,
5 से 8 मई, बिल्कुल सही बात है। आप एक काम करिए, भारत वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले इस विश्व बैंक में भूमि संबंधी में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किया। ठीक है, इस वर्ष विश्व बैंक सम्मेलन का विषय है जलवायु कार्यवाही के लिए भूमिका। ये देखो, ये हटा दो, नहीं हटा दो, ठीक है, नहीं हटा दो, ये दोनों कथन सही हैं। देखो सी इसका आंसर होना चाहिए ना, देखो आगे क्या है, सी है, वो नहीं हटा दीजिएगा वहां पर, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि इसमें दोनों कथन, ये पहला पॉइंट भी सही है, और अगर आप देखेंगे इसका विषय यानी कि इसकी थीम, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका थीम भी एग्जैक्ट वही है जो हमने आपको यहां पर अभी जस्ट बताया। ठीक है, ये देखो कहां गया, अरे ये देखो, ये थीम है, वही है ना, तो बस, तो ये आपको पॉइंट याद रखना, यानी कि दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, वहां से नहीं शब्द हटा दीजिएगा प्लीज। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी अर्थात देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और आप जानते हो कि बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। संस्करण कौन सा है? 7वां संस्करण है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में 4 से 15 मई तक आयोजित हो रहा है। ये डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी। कब से? कि 4 से 15 मई के मध्य में जो है बिहार यूथ गेम्स यानी कि बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है, जो कि बिहार के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। आगे भी हम चर्चा करेंगे कहां कहां पर आयोजित हो रहा है ये। ठीक है, यह पहली बार है जब बिहार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। बड़ी उपलब्धि अपने आप में, तो बिहार को लोग ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं। खेलों का आयोजन बिहार के 5 प्रमुख शहरों में हो रहा है। कौन कौन से शहर है? नंबर 1 पटना, आप जानते हो कि वहां की राजधानी है पटना। राजगीर यानी कि जो नालंदा में है। गया, भागलपुर, अच्छा गया आप लोग जाते होंगे ना पितृदान वगैरह करने, है ना, यहाँ पे गया, भागलपुर, बेगूसराय। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतियोगिताएं जैसे कि आपका शूटिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया और ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इस संस्करण में 28 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें से पकटाकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। और देश भर से 10,000 से अधिक युवा खिलाड़ी और तकनीकी स्टाफ इस आयोजन में भाग ले रहे। तो ये बड़ी बात है, इससे बिहार को जानने और समझने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिहार में ऐसे सम्मेलन का आयोजन जरूरी होता है। खेलों का शुभंकर गज सिंह है, जो हाथी और शेर के संयोजन से बना हुआ है। यह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। विशेष रूप से नालंदा और बोधगया की पाल कालीन मूर्तिकला से यह क्या है, प्रेरित है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे लिखा है भाई साहब, ऐसा ही कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। क्या लिखा है? नालंदा और बोधगया की पाल कालीन मूर्तिकाल कला से प्रेरित है। यह आर्ट एंड कल्चर का भैया क्या बन गया, फैक्ट बन गया, आर्ट एंड कल्चर का बन गया ये। अब ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर में आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहोगे सर, अब ऐसे पूछने का आप कहोगे अरे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। अब आप खाली इतना पढ़ के, मैगजीन जो आती है भैया 30 रुपए वाली, आप इतना पढ़ के छोड़ दोगे। लेकिन ये जो मैंने फैक्ट कराया, ये जल्दी कोई नहीं कराएगा, मैंने करा दिया। तो अब वही मैं आपसे कहता हूं कि हर एक चीज आपको क्या करनी है, बहुत बेहतर ढंग से पढ़नी है। ठीक है, चलिए। खेलों की मसाल गौरव यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई के बीच बिहार के, कहां गया भाई, अब बिहार के 38 जिलों से होकर गुजरी, जिसमें राज्य भर में खेलों के प्रति उत्साह और जागरूकता फैली। हो जो कितनी बड़ी बात है कि पूरे जो है बिहार में जो है इस प्रकार का आयोजन किया गया, मतलब इसका मसाल लेके जाया गया और अपने आप पे खेलों के प्रति जो है इससे निश्चित तौर पर प्रोत्साहित होंगे और आगे आएंगे। ठीक है, चलिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का मेजबान है। कौन है मेजबान? तो बिहार है आपका, बस हो गया। जिया हो बिहार के लाला, है नहीं, बस जिया तो नहीं 1000 साल। चलो, बिहार में भाई बहुत टैलेंट है, ध्यान रखना, बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा निकालते हैं सिविल, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 98वीं वार्षिक बैठक अभी हाल ही में संपन्न हो रही है भैया। और वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो मई माह की 7 तारीख तक जो है इटली के मिलान में एशियाई विकास बैंक, ठीक है, के गवर्नर बोर्ड की जो है 58वीं वार्षिक बैठक में भागीदारी की है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में प्रश्न अक्सर पूछता है आपसे, एडीबी के बारे में खूब प्रश्न पूछता है आपसे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहां है, कार्य क्या है इसका, खूब पूछता है एडीबी। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यह जो है क्या है, बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना कब होती है?
19 दिसंबर 1966, जो कि आपसे कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भैया सिर्फ ईयर ही नहीं याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है। कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर आपसे डेट पूछ लेता है। अब 1966 तो आपको याद रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहेगा, तो 19 दिसंबर यानी कि जो ठंडी वाला महीना होता है बस उसी में है आपका, ठीक है। दिसंबर के आधे के बाद 19 तारीख को। इसका मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला में स्थित है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो उसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। यह पॉइंट भी आप लोग विशेष तौर पर क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, एडीबी का उद्देश्य क्या है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी कि सोशल और जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, वहां पर विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी को क्या करना, पॉवर्टी को दूर करना, सतत विकास और समावेशी वृद्धि के माध्यम से जो है ये सब काम करना, ये बड़ी जो है इसका बड़ा उद्देश्य है। सदस्यता की अगर हम बात करते हैं तो एडीबी के यानी कि एशियाई विकास बैंक के 69 जो मेंबर हैं, जिसमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 20 जो है अन्य क्षेत्रीय सदस्य हैं इसके। भारत एडीबी का एक सक्रिय सदस्य है और विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग करता है। उदाहरण के लिए एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जो है क्या हुआ है, $350 मिलियन का ऋण समझौता किया अपने आप में। तो ये आप देख रहे हो किस प्रकार से इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो एडीबी की इंपॉर्टेंस जो है भारत के लिए एक बड़ी है अपने आप में और व्यापक स्तर पर काम करता है विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए भी ये काम करता है, यानी कि एडीबी ने 2030 तक $100 मिलियन की जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धता की है, जिसमें निजी वित्त को आकर्षित करने के लिए नवाचार और साझेदारी का उपयोग किया जा रहा है। इसको हटा दीजिएगा इतना, ठीक है, ज्यादा मैंने कट कर दिया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? फट से बताओ मुझे, कमेंट करके तुरंत बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया, देखते हैं कितने शिद्दत के साथ आप इसको देख रहे थे करंट अफेयर्स। तुरंत बताइए मुझे, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तुरंत बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास, कमेंट करिए मुझे फटफट जल्दी से। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1966 या 1956 या 1976? जल्दी बताइए, देखते हैं कि कितना ध्यान से आप जो है वीडियो सुन रहे थे या ध्यान कहीं और था आपका। चलिए बताइए, फट से बताइए, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, ठीक है, बताओ। लेकिन इसमें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, करोड़पति, इसमें एग्जाम क्वालिफाई होगा आपका, ठीक है। ये एक आपका जो है वो रहेगा, रिवार्ड रहेगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, है ना, 1966। गुड, काफी लोगों ने सही बताया, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। चलिए, आईसीएआर द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली दो किस्में जो है जारी की गई हैं। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या आईसीएआर के बारे में आप जानते होंगे ना? आईसीएआर का भैया नेट का एग्जाम भी होता है। मैंने कई बार आपको बताया ना, जो एमए या एमएससी जो क्या कहते हैं करने वाले जो छात्र होते हैं ना इसमें एग्रीकल्चर में, वो लोग आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नेट का एग्जाम देते हैं और उससे क्या होता है, आगे जेआरएफ के थ्रू वो पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप मिल जाती है उनको 40-45 रुपए की। और साथ ही साथ में जो है क्या होता है, अगर वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिसको हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, तो वो किसी भी डिग्री कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, एपी जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आई लव दिस पोस्ट। चलिए आगे, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की हैं। जीनोम संवर्धित, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। क्या? जीएम क्रॉप्स। पता है क्या होता है जीएम क्रॉप्स? नहीं पता है, खूब प्रश्न पूछता है इस पे। क्या जीएम क्रॉप्स क्या होता है? जीएम क्रॉप्स क्या होता है? इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। क्या? जेनेटिकली मॉडिफाई, या फिर इसको जीई भी बोलते हैं, जेनेटिक एडिटिंग, यही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अलग प्रकार के डीएनए को डाला जाता है, यानी कि उनके भीतर, किसी भी पौधे के भीतर, किसी बीज के अंदर क्या होता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उसका मेन रीजन क्या है? उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, ताकि फूड सिक्योरिटी अर्थात खाद्य सुरक्षा क्या हो, संपन्न हो सके। क्या जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों किया जाता है? खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा,
ये जो आपका खाद्य सुरक्षा का जो टॉपिक है, ये आपके जीएस के पेपर 3 में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन का पार्ट है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो अच्छा, इसमें कई सारी चीजें जो है विवादित भी रहते हैं, जैसे बेटी कपास, बेटी बैगन, सुना है नाम? तो वो उसमें क्या होता है कि इससे नुकसान बहुत होता है। जो आपकी जीएम क्रॉप्स होती हैं, जीएम जो सीड्स होती हैं, उनको आप दोबारा से जो है बो नहीं सकते हो, जमीन में नहीं डाल सकते हो। जबकि जैसे देसी जो बीज होते थे, देसी घी नहीं भाई साहब, देसी घी कहां से आ गया नाम, क्या बताएं। घर गया था कल तो खाने को मिला घी, तो देसी घी याद आ गया। खैर कोई बात नहीं, देसी बीज है ना, देसी बीज की खास क्या बात होती है, इसको आप कई बार इसकी बीज को आप यूज कर सकते हैं, इसकी उत्पादक क्षमता पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव। लेकिन जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, जब उनके सीड्स को आप दोबारा जो है एग्रीकल्चर लैंड में डालोगे, तो उससे उत्पादक क्षमता बिल्कुल क्षीण होती है, वो उगा, मतलब उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते दोबारा। आपको हर बार नया बीज लेना पड़ेगा, जैसे जो हम हाइब्रिड बीज बोलते हैं। तो उसको नया बीज अगर आप लेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा जाएगा। अच्छा, जीएम क्रॉप्स का एक नुकसान यह भी होता है कि इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आप जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज आप अपने एग्रीकल्चर लैंड में करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपके एग्रीकल्चर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है क्या होती है, डाउन हो जाएगी। क्यों? इसके कई रीजन है। एक तो उसमें हानिकारक यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एक, और दूसरा अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड बाकी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो उससे जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स या जो आपके अर्थवर्म होते हैं, जिसको हम केचुआ कहते हैं, वो जिसको हम किसानों का मसीहा भी कहते हैं, किसानों का दोस्त भी कहते हैं, वो जो है किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जिससे क्या होता है, आपके एग्रीकल्चर लैंड पर यानी कि आपके सॉइल पर जो है क्या होता है, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डाउन चली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, और लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने पर आपकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल शून्य हो जाती है खेत की नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप फसल चक्र का भी पालन नहीं करते हो, और फसल चक्र का पालन नहीं करने पर भी आपकी खेती की क्या होती है, उत्पादक क्षमता डाउन हो जाती है। अगर आप घर में कोई किसान हैं, मोस्टली लोग के होंगे, तो ये बातें घर में बताइएगा कि ऐसा हमें कम से कम गोबर की खाद। अब कुछ लोग गोबर का नाम सुन के दिमाग में गोबर आ गया होगा उनके, क्या कीजिएगा, गोबर, गाय का गोबर, ठीक है, और देसी गाय का गोबर, ध्यान दीजिएगा, देसी गाय का गोबर, ठीक है, ये आपके खेत के लिए सबसे बेस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। और इससे बायोगैस वगैरह बाकी चीज सब बनाई जाती हैं, आप जानते होंगे, है ना। तो ये जो गाय का जो गोबर होता है, गाय का गोबर, गौमूत्र और बाकी पुरानी दाल की भूसी, है ना, और इसके अलावा जो है पुराने जो कोई पुराना कोई पेड़ होगा, उसके नीचे की जो जमीन की होती है उसकी मिट्टी, इसको सबको मिक्स करके और खेत में आप छिड़काव कीजिएगा। नीम की पत्ती नीम का जो है, जो करौली उसकी होती है, वो सब डाल करके, तो खेत की आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो खूब बढ़ती है अपने आप में, ठीक है। ये सब आप जो है डाला करिए। नीम होता है, नीम का अगर आप बीज निकालेंगे, नीम करौली का, उसका क्या कहते हैं, जो उसका बीज होता है वो ना, और पत्ती उसको पानी में रख करके उसका छिड़काव अगर नाली में करेंगे तो मच्छर भाग जाते हैं। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। तो बात हम जीएम क्रॉप्स की कर रहे थे। जीएम क्रॉप्स के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन फायदे भी बहुत सारे हैं कि इससे उत्पादक क्षमता बढ़ती है, फसल जल्दी तैयार हो जाती है और किसानों की आय से बढ़ती है, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो भी खोजें होती हैं वो नुकसान और फायदे दोनों पक्ष के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीएम क्रॉप्स पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं, और जीएम क्रॉप से किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हो सकती है, किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी में सहायक है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, राइट। ध्यान दीजिएगा। आगे ये देखो, क्या है जीनोम संवर्धित फसल, यहां पे लिखा भी है। तो जीनोम संवर्धित फसल यानी कि जीनोम एडिटेड क्रॉप या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, ऐसी फसलें होती हैं जिनके डीएनए में सूक्ष्म लक्षित परिवर्तन किए गए होते हैं ताकि उनमें बेहतर गुण आ सके, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप किसी को जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे तो सिंपल सी बात है, आप उसके अंदर कुछ ऐसा काम करोगे जिससे उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी, ये ठीक है, वो क्या हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी अपने आप में, और अधिक उपज या सूखा सहन करने की शक्ति उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब जीएम क्रॉप्स में होता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मामला सूखा अगर हो गया तो ठीक है, हम ये समझ लेंगे अपने आप में, ठीक है। जीनोम संवर्धन यानी कि जीनोम एडिटिंग क्या होता है, इसमें CRISPR CS S19 9 जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके
पौधे के जीनोम में छोटे सटीक परिवर्तन किए जाते हैं। यह पारंपरिक जीएम, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक से अलग है, क्योंकि इसमें बाहरी भी जीन नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, उदाहरण ऐसा धान जो कम पानी में भी उग सके, टमाटर जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा अधिक हो, गेहूं जो रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो। तो इस प्रकार की क्रॉप जो है बनाई जाती है। इसमें लाभ क्या है? पर्यावरणीय अनुकूलन है, कीटनाशकों की कम जरूरत होती है, पौष्टिकता में सुधार होता है, जोखिम जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, इसका जोखिम है, ये इंपैक्ट निगेटिव होता है, दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभावों पर अध्ययन की आवश्यकता होती है, यानी कि ये आपकी बॉडी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और दूसरा, किसानों की निर्भरता और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चिंता, ये इसके नुकसान है अपने आप। ठीक है, चलिए, भारत में जीनोम एडिटिंग को जैविक रूप से संशोधित फसलों की तुलना में अधिक स्वीकार्यता मिल रही है, क्योंकि इसमें ट्रांसजेनिक तत्व नहीं होते हैं। तो ये सब पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर डिफरेंस है थोड़ा सा। जीनोम संबंधित फसल के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, जीनोम संबंधित फसल ऐसी फसलें होती हैं जिनके डीएनए में सूक्ष्म लक्षित परिवर्तन किए गए होते हैं ताकि उनमें बेहतर गुण आ सके। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन क्या आपके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके सामने है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, और ये आपके सामने एक छोटा सा जो है एडवर्टाइजमेंट है। आप जानते होंगे आपकी आगामी परीक्षाएं जो है अक्टूबर में प्रस्तावित है पीसीएस की, और पीसीएस में हम लोग एक फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। यहां पर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देते हैं, इसके साथ में इसमें आपका प्री का सारा का कोर्स, मेंस का यानी प्री प्लस मेंस साथ में कराएंगे हम लोग। प्री प्लस मेंस आपका इंटरव्यू तैयारी है आपकी, प्री का पीवाईक्यूज आपका, मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज आपका क्लास में ही करा दिया जाएगा हैंड टू हैंड। इसके अलावा आपकी प्री के टेस्ट सीरीज, आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, डेली क्विज आपका प्री का, डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेली, लगातार ये सब काम होता रहेगा कि जिस दिन आप क्लास आपकी खत्म हो, आप अपने आप को एक प्रोडक्टिविटी के साथ अपने आप को समझे जाने और एग्जाम एक ही राउंड में आपका क्या हो, क्लियर हो जाए। ये नहीं कि 10 साल पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में आप लगातार तैयारी करते हैं, ये काम नहीं किया गया। तो ये आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इसमें आपको जो है सीसीआर की क्लास अलग चलेगी, आपकी हिंदी चलेगी, निबंध चलेगा, सारी चीजें जो है हैंड टू हैंड आपको इसमें कराई जाएंगी। ठीक है, और सभी चीजें इसमें आपको बेहतर ढंग से मिलेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ में इसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा जो कि बायलिंगुअल फॉर्म में होगा। और इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर जो है आपको नहीं डिपेंड होना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी कल मैं अपने शहर में था और वहां पर एक कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिल गए, तो मैंने कहा कि कहां हो आप, क्या करते हो? तो उन्होंने बोला सर मैं पीसीएस की तैयारी करता हूं। मैंने कहा अच्छा, मेरा शहर बहुत छोटा सा है लेकिन फिर भी वहां पर कोचिंग चलती पीसीएस की। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितनी फीस दे दी आपने? उन्होंने कहा 45,000 रुपया मैंने दिया। जिस छोटे शहर में इतनी मुश्किलें होती हैं उसमें फीस कितनी दी गई? 45,000। मैं किसी कोचिंग का जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन 45K दिया गया पैसा। ठीक है, उनकी अपनी चीजें होंगी, लेकिन आप बताओ जो फीस हम लोग ले रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत कम। अभी पीसीएस की फीस हमारी मात्र 10,000 है, 15,000 है भी ऑफर में है। ठीक है, तो ये 10,000 में है। 10,000 में जो हम लोग दे रहे हैं, इस 10,000 की वैल्यू अगर आप देखेंगे 1.5 लाख से नीचे नहीं आएगी, लेकिन 10K में आपको दिया रहा है। और ऐसा नहीं कि एमवी दिया, कुछ भी दिया रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिया रहा है। सारे टीचर वेल एजुकेटेड हैं और सारे टीचर ने इतना जबरदस्त पढ़ाया है कि आप एक बार कोचिंग करिएगा, आपको मजा ना आ गया तो कहिएगा, मजा इन द सेंस कि आपका सेशन हो जाएगा तुरंत। ये अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो आप मटरगस्ती करेंगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, गारंटी लेता हूं कि डिकोड एग्जाम का अगर बैच लेंगे, जिस तरीके से हमने कराया, अगर आपने उसी तरीके से किया, यहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस, आपकी आर्टिकल, सारे योजना, मैगजीन, डाउन टू अर्थ सब कुछ कराया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। इतना देने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आप लोग डिकोड एग्जाम के बैच को ज्वाइन कीजिए, ये मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 18 महीने तक आप हमारे कोर्स को कितनी बार देखते रहिए। और इसके लिए आप चाहें तो 8604409201 ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा पीसीएस एडमिशन 2025। उसके बाद आपको कॉल आएगी मेरे द्वारा और आपको चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक है, बाकी आप चाहें तो संस्थान के नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी आज छोटी सी न्यूज। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, लेकिन उसके पहले आप लोग ये इस प्रश्न का उत्तर जरूर मुझे लिख के बताइएगा। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आप चाहें तो इसको लिख करके मेरे नंबर पर भेज सकते हैं आप। ठीक है, 8604409201
अपने नाम के साथ ये इसका उत्तर लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी कॉपी में फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर दूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है जीनोम संबंधित फसल क्या है, खाद्य सुरक्षा में ये फसलें किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए या चर्चा कीजिए। बस इतना आपको लिखना है और इस नंबर पे लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का पूरा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन को दूर भगाते रहिए। शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।